हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 है और इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है 8 फरवरी 2022। तो आपका जो असेसमेंट वर्कशीट है ये 20 मार्क्स का है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अब आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी, तो जाइए मुझे वहाँ फॉलो कीजिए और कोई डाउट है तो मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेरीज के आंसर करूँगी, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी स्टार्ट करते हैं। 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट वर्कशीट। इसमें क्या है, हमने प्रीवियस वीक में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आपके सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आज उसी से रिलेटेड आपका असेसमेंट आया, ठीक है। टी.एन. शेषन एज चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर ड्यूरिंग द 1990 से 96। देखो, ये आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। हैड इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप द इलेक्टोरल सिस्टम। इन्होंने इलेक्शन सिस्टम जो था जिसमें भी खामियां थी उनको ठीक करने की कोशिश की। द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड वॉज अ मेजर टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। मतलब उन्होंने चुनाव में जो धांधलेबाजी होती थी उसको सुधारने के लिए EPIC इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। दिस वाज डन सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ताकि कोई और किसी के लिए वोट ना दे पाए, वोट में फोटो होगी उसकी, ठीक है। He also saw to it that the model code of conduct, till then considered a document academic interest, was taken seriously। अभी तक देखो क्या होता है, इलेक्शन होते थे, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? वही जिसके थ्रू जो गाइडलाइंस होती है, जिसमें सारे गाइडलाइंस होती है वोटिंग कराने से रिलेटेड। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट था पहले लोग उसको सीरियस नहीं समझते थे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर तो फॉलो ही नहीं होता था। लेकिन जब आपके T.N. शेषन आते हैं, ये बहुत ही इलेक्शन को बहुत ही फ्री एंड फेयर करवाने के लिए हर चीज़ को बहुत ही मतलब होता है ना, बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाया। डिस्पाइट फेसिंग अ वॉले ऑफ क्रिटिसिज्म, मिस्टर शेषन डेमोन्स्ट्रेट टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट हिज पोस्ट वॉज नो पुश ओवर। वो क्या कहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और अपने जो पोस्टर पे बने रहे और सारे इलेक्शन जो भी चीज़ें हैं उनको ठीक करने में उनका काम वो करते रहे, ठीक है। आपको पता है कुछ भी नया करने के टाइम पे इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, लेकिन जब वो चीज़ें कर लेता है और सक्सेसफुल होता है तो लोग उससे साथ आ जाते हैं। तो वही चीज़ इनके साथ भी हुई थी, ठीक है। ही प्रूव दैट EC यानी कि इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। वो कहते थे कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पावरफुल होना चाहिए और बहुत ही इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए गवर्नमेंट से। CEC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो CEC को जो है अपॉइंट करते हैं। वंस अपॉन द CEC इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट। देखो, एक बार अपॉइंट हो जाते हैं उसके बाद वो किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं। इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव द CEC। फिर बाद में CEC को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि बिल्कुल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आए बिना इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द CEC टू री प्राइम्ड एंड गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है EPIC क्या है? तो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये एक ऐसे कार्ड थे जहाँ पे वोटर ID कार्ड में उस पर्सन का फोटो भी लगा होता था, ठीक है, ताकि कोई और उसकी जगह वोट आकर ना दे दे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6-8 तक जो भी क्वेश्चन है इनके जो है आंसर मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है? आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा उसका आंसर थोड़ा बड़ा ही होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है और कैसे? ये एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है। तो देखो, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और पावरफुल इसलिए है क्योंकि नंबर 1, इलेक्शन कमिश्नर टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन। ये इलेक्शन को पूरी तरीके से अपनी तरीके से कंट्रोल करते हैं और गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। चुनाव की घोषणा होने से लेकर रिजल्ट के घोषित हो जाने तक ये हर चीज़ों पर बहुत ही स्ट्रिक्ट अपनी नज़र रखते हैं, ठीक है। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। इन्होंने ये जो EC होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता है, ठीक है। व्हेन
ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी नॉट द गवर्नमेंट। अब आपको पता है जो सरकारी टीचर्स होते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे इनकी ड्यूटी इलेक्शन में लगा देते हैं। तो जब ये इलेक्शन में काम कर रहे होते हैं ना, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से काम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि ईसी की तरफ से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको जो पेमेंट देता है वो भी ईसी ही देता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन पेमेंट देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय द कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको ऊपर बताया ना, कोड ऑफ कंडक्ट इज द सेट ऑफ गाइडलाइंस विच इज टू बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। इलेक्शन टाइम पे जो कैंडिडेट गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ये वो उनका पूरा सेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ सीईसी मेंशन इन द अबव पैसेज। तो ऊपर जो मैंने आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ाया, उसमें आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो हमने देखा टी.एन. शेषन थे, ठीक है, टी.एन. शेषन जो है यहाँ पे सीईसी थे पहले। और अगर प्रेजेंट की बात करें, बोलो ना फाइंड द नेम ऑफ द प्रेजेंट सीईसी, तो प्रेजेंट में कौन है आपके, सुशील चंद्रा, ठीक है, सुशील चंद्रा आपके प्रेजेंट में सीईसी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोलता है। अब देखो यहाँ से आपके थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम द व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर फ्रॉम द कैंडिडेट हु विश टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। अब किसी को अगर इलेक्शन में खड़ा होना है तो उसको अपनी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो नंबर 1, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है उसके ऊपर जो भी सीरियस केस लगे हुए हैं, क्रिमिनल केसेस, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देगा वो, ठीक है। डिटेल ऑफ द एसेट एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड देयर फैमिली, अपनी फैमिली के ऊपर और उसके ऊपर जितना भी पैसा है, जितनी भी उसके पास टैक्स ले रखा है उसने, जितना लोन लगा हुआ है, वो सब कुछ लोन ले रखा है, जितना उसको देना है, लाइबिलिटीज वगैरह सबकी जानकारी देगा वो, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो ये भी बताएगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक भी की जाती है बाद में जाके, ठीक है, ताकि जनता जान सके कि जो जिस कैंडिडेट को वो चुनने जा रही है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो कैसा है, उसके ऊपर कितने केसेस वगैरह हैं, वो सब कुछ उसकी जानकारी मिल जाए। उसके बाद लोग जो है अपने वोट देते हैं, तो ये सब चीज़ें पब्लिक भी कर दी जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई शुड इलेक्शन बी हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शन रेगुलर बेस पे क्यों होने चाहिए। अब आप खुद सोचो, आप 5 साल किसी सरकार से काम करवा रहे हो, ठीक है, और आप 5 साल में उससे खुश नहीं हो, तो आपको चेंज करने का मौका चाहिए ना। अब मान लो वो 5 साल बाद आपको वो मौका दे ही नहीं रहे हैं, इलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं, तो कोई फायदा है। फिर तो एक तरीके से वो गवर्नमेंट कुछ भी करती रहेगी, उसके ऊपर डर भी नहीं हो कि भाई हाँ 5 साल बाद लोग मुझे बदल देंगे, 5 साल बाद लोग नहीं बदलेंगे उसको, क्योंकि उसको पता है भाई इलेक्शन ही नहीं होंगे। तो इसीलिए रेगुलरली इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी एक दबाव बना रहे कि हाँ भाई 5 साल बाद मुझे हटा देंगे अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो, ठीक है। फॉर कीपिंग अ चेक ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट की शक्तियों पर, की पावर पर रोक लगाने के लिए इलेक्शन रेगुलरली करवाए जाने चाहिए। द पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट इफ दे आर अनहैप्पी विद द वर्क डन बाय द करंट गवर्नमेंट। अगर करंट गवर्नमेंट के कुछ कामों से लोग खुश नहीं है तो उसको चेंज कर देंगे, अगर इसलिए जरूरी है कि रेगुलर बेस पे इलेक्शन हो, ठीक है। इट गिव द पीपल टू चॉइस द इंडिपेंडेंट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। और क्योंकि रेगुलर बेस पे इलेक्शन होते हैं तभी तो लोगों को अपनी गवर्नमेंट चुनने का मौका मिलता है। अब मान लो इलेक्शन ही नहीं होंगे तो लोग क्या चुनेंगे, किसी को चूज ही नहीं कर पाएंगे, अपॉइंट ही नहीं कर पाएंगे। और जब तक लोग चूज नहीं करेंगे इंडिपेंडेंटली तो हमारा देश डेमोक्रेटिक कैसे कहलाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है आपका, वाई इज देयर प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन द लेजिस्लेचर। तो जो लेजिस्लेचर है उसमें SC ST और वुमेन्स के लिए ना कुछ परसेंट सीट्स जो है वो रिजर्व की गई हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है कि कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया है। तो देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्शन कॉम्पिटिशन। देखो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान बनाने वाले लोग थे, उनको पता था कि हमारी सोसाइटी का एक ऐसा वीकर सेक्शन है जो कि गुड चांसेस नहीं है उसके पास कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सके और लोकसभा या राज्यसभा में यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपॉइंट हो सके। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, दे मे नॉट हैव प्रॉपर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। शायद उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज ना हो कि वो खड़े हो सके, एजुकेशन ना हो, कॉन्टैक्ट ना हो ताकि वो जीत सके, ठीक है। हैंस द सीट आर रिजर्व फॉर देम इन द लेजिस्लेचर। इसीलिए उनके लिए कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व की गई हैं ताकि वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वाई आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। व्हाट आर द चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस इंडिया में फेस किए जाते हैं जब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं तो, ठीक है। तो मनी पावर ऑफ द कैंडिडेट एंड द पॉलिटिकल पार्टी। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा पैसा है वो क्या करेगा, वही जीतेगा। तो इलेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं वही हमेशा आती रहती है, छोटी पार्टी वो उनको भरने का मौका ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। क्रिमिनल एलिमेंट एंटरिंग द पॉलिटिकल
फ्रे। पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में ना कुछ क्रिमिनल लोग जो हैं वो आते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नेता आ जाता है जिसके ऊपर पहले से ही बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर फैमिली पॉलिटिक्स में मतलब परिवारवाद, ठीक है। नाम नहीं लूंगी लेकिन आपको पता है बहुत लंबे समय से परिवार वाली पार्टियां चलते हुए आ रही हैं भारत में, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि नई पार्टियों को भरने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। पार्टी ने मतलब फैमिली की जो परिवारवाद जिसको बोलते हैं, उसने राजनीति में इतना ज़्यादा अपनी पकड़ बना रखी है कि अगला जो मेंबर बनता है ना, अगला प्रधानमंत्री की पोस्ट कर किसी को खड़ा भी करते हैं, चुना भी जाता है, तो वो परिवार का ही बंदा होता है। अगर उसके अंदर योग्यता नहीं भी है ना तो भी उसको ही खड़ा किया जाएगा क्योंकि वो फैमिली का पर्सन है, ठीक है। तो ये भी थोड़ी कमियां हैं। फोर्थ आपकी सिमिलरली ऑफ पार्टीज इन पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिसेस, और कई बार पार्टीज जो होती हैं उनकी प्रैक्टिसेस में भी कमियां होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो बहुत प्रॉब्लम करती हैं इंडिया में इलेक्शन करवाने में, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी ये असेसमेंट का क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का है, इसलिए इसका आंसर थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका क्या क्या रोल होता है, मतलब वो क्या भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट of conduct and control of the election from the announcement of the election to the declaration of the result। यानी कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होने से लेकर इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने तक जितना भी पूरा प्रोसेस होता है सबके ऊपर अपना एक कंट्रोल रखता है कौन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश द कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट, और जो लोग कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं उसको पनिशमेंट ये देता है और कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। इट अलॉट्स इलेक्शन सिंबल टू द पार्टीज एंड द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, और जो भी पार्टियां इलेक्शन में खड़ा होना चाहती हैं और इलेक्शन में उतरती हैं तो उनको सिंबल बांटे जाते हैं, जैसे कि आपके बीजेपी की पार्टी के पास लोटस का सिंबल है ना, और आपके कांग्रेस के पास हाथ का है, समाजवादी पार्टी के पास साइकिल का है, ऐसे अलग अलग पार्टियों को जो सिंबल दिए जाते हैं वो यही देता है इलेक्शन कमीशन। फोर्थ पॉइंट है ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज ऑफ द and misuse of the government power to enhance its chances to win election or to transfer some government officials। और जो भी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होती हैं उनके मतलब जो भी लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, इवन जो गवर्नमेंट जो दोबारा खड़ा होती है उसके ऊपर भी नज़र रखता है ताकि वो कोई भी गवर्नमेंट पावर का इस्तेमाल ना करे इलेक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में इलेक्शन कमीशन का मेन रोल होता है, ठीक है। तो बस आपकी आज की जो असेसमेंट वर्कशीट 14 थी क्लास 9 की वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कैसे है। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।